Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Good morning students. तो चलो बच्चों, आज जो हम आप लोगों ने रीजनिंग की क्लास ली थी, रीजनिंग का जो टेस्ट पेपर आपने दिया था उसमें 10 क्वेश्चंस थे ना लास्ट में, है ना. आई एम उमेश पांडे. तो आज हम आप लोग का जो है ये 10 क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. जिस प्रकार की कोई भी डाउट अगर आपको होगी तो आप 1 बाय 1 इसमें से जितने भी स्टूडेंट्स हैं पर्सनली, ठीक है ना, आपको अपने डाउट क्लियर ही करने हैं. ये नहीं देखना है कि मेरे बगल वाले को आ गया तो मुझे भी आ गया, ठीक है. जनरली जैसा कि मैं देख रहा था सभी बच्चे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप हैंड रेज करके आराम से उसको पूछेंगे, ठीक है ना. चलो. So here from question number 36 to 45, okay, these 10 questions we all have discussed today. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए बच्चों. अगर आप देखेंगे ना तो there are 4 questions totally depend on series, right? Number series. Is it okay? So number series में देखो कुछ रूल्स होते हैं. हमें 4-5 नंबर्स कॉमा के द्वारा दिए जाते हैं और वे एक पैटर्न पर बेस्ड होते हैं. समझ रहे हैं आप लोग? और वही पैटर्न जब हम गेस कर लेते हैं तो उसी पैटर्न के बिहाफ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारा आंसर होता है. क्लियर है? तो चलो 36 की अगर हम बात करें, then you can see here all the numbers are square, right? Now first one is square of 1, second one is square of 2, third one is square of 3 and so on, right? So what is your correct answer? 36, right? Very good. And if you talk about the question number 37, so guys 37 is also a type of series. So 1, 6, 12, 19 and 27. So बच्चों जब इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जहां पे आपको स्क्वायर या क्यूब नहीं मिले, ठीक है, तो देखो आपको या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे या तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के क्वेश्चन मिलेंगे. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन तब मिलेगा जब नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. समझ रहे हो ना? लेकिन अगर एक जो है क्यूमुलेटिव या फिर सक्सेसिव अगर नंबर जो है इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो वहां पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, जैसे कि आप देखें. और एक चीज और, अगर आपको कोई भी रूल्स नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी आपके दिमाग में जो है पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डिफरेंस जरूर अप्लाई करिएगा. अगर आप डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये जान लीजिए कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपका जरूर निकल करके आएगा. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि डबल डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. समझ में आ रही डबल डिफरेंस? वेरी गुड. तो अगर बेटा 1 और 6 का डिफरेंस देखूं तो 5 आएगा. अगेन अगर मैं 6 और 12 का देखूं तो 6 आएगा. 12 और 19 का देखूं तो 7 आएगा. और 19 और 27 का देखूं तो 8 आएगा. इज इट ओके? अगला नंबर कौन सा होगा? 9. सो 27 प्लस 9 शुड बी 36. वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 जैसे है 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 20, 27. आप देख रहे होंगे कि यहाँ नंबर बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं. इसका मतलब एडिशन आपको एक बार सोचना चाहिए. क्लियर है? तो चलो एडिशन हम दिमाग लगाएंगे. यानी कि 2 से 5 पर जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है? 3. 5 to 9 4, यानी 3, 4. अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, अभी 2 ही नंबर पे हम गैस नहीं कर सकते. अगर हम लास्ट में देखें 20 से 27 तो कितना है? 7. तो अभी बीच में 2 नंबर मिसिंग है, ध्यान देना. यानी कि 3, 4, 5, 6 मिसिंग है, 7 दिया हुआ है. इसका मतलब क्या होगा? एडिशन होगा. क्लियर हो गया? सो आंसर क्या होगा? 14. वेरी गुड. 9 प्लस 5 दैट इज 14. शाबाश. क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 15, 18, 23, 30. ऑफकोर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत ही ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या यूज करोगे? एडिशन. क्लियर है? सो अगर मैं 15 में 18 ऐड करूं तो कितना होगा? 15 में 15 को मैं अगर 18 बनाऊं तो कितना बनेगा? 3 प्लस 3. 18 से 23 जाए तो प्लस 5 और 23 से 30 जाए तो मतलब क्या हुआ? ऑड नंबर्स. क्या हुआ? ऑड नंबर्स. इसका मतलब कि सम ऑफ ऑड नंबर्स, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11. क्लियर है? सो योर आंसर शुड बी 78.
78 बिकॉज 63 प्लस 15 दैट इज 78। क्लियर है? सो ये तो नंबर्स हमारे थे जो कि ओरली हम लोगों ने कर लिए, ठीक है ना। अब आगे जो नंबर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो कुछ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, और जिसको जो भी डाउट रहा होगा टेस्ट के दौरान वो बच्चा अपना क्लियर करेगा। क्लियर है ना? चलो, जिसको कोई डाउट नहीं है बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर किसी भी बच्चे को, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं एज यू नो ऑल्सो, सो जो भी बच्चा होगा पूरी तरह से अपना फियर निकालेगा, क्योंकि जो है डायरेक्शन, डिस्टेंस और नंबर सीरीज, ये तीनों टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हो आप? चलो, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहे कि A इज इन नॉर्थ ऑफ B। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट द डायरेक्शन। सो गाइज, सभी लोग को डायरेक्शन क्लियर है? एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूं, देखिएगा। दिस शुड बी द ईस्ट, राइट? It should be the west and it is the south and this should be the north. Okay, very good. So बेटा, जब यहाँ से हमारा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा तो हम देखेंगे कि A is the north of B। अगर यहाँ पे बेटा B हो जाएगा, यहाँ पे अगर B हो जाएगा, so A is the north of B, means north कहाँ जाएगा? ऊपर। so यहाँ पे क्या होगा? A होगा। देखो, while C is in the northwest, while C is in the west of B। अच्छा, एक बात और ध्यान रहा, अगर यहाँ पे B का नाम ना भी दिया होता ना तो ये अंडरस्टूड था। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि while C is in the west, बस इतना कह के छोड़ देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि किसके वेस्ट? B के वेस्ट। सो बेटा, B के वेस्ट अगर हम आएंगे, सो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ C, राइट? आगे, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A अकॉर्डिंग टू C? अकॉर्डिंग टू C यानी कि C के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है किसको? A को। तो जिस भी बच्चे को अगर डायरेक्शन निकालने में कंफ्यूजन हुआ होगा टेस्ट के दौरान, ध्यान दीजिएगा, जहां से पूछा जाएगा वहीं पे आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बनाएंगे। समझ में आ रही बात? C से पूछा गया है ना, तो C के पास ही आप सारा चार का चारों डायरेक्शन बनाइए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है ना। अब यहां से अगर आप A की तरफ देखोगे तो नो डाउट आप क्लियरली आंसर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, देन योर आंसर शुड बी नॉर्थ ईस्ट, राइट? क्लियर हो गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 41। Now question number 41 is also based upon the direction and distance. So guys, Amit goes 15 kilometer in the east. ठीक है, अमित गोज 15 किलो। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, देखिए इसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऑप्शन एक बार देखा करिए कि ऑप्शन में डिस्टेंस आंसर पूछ रहा है आपसे या फिर डायरेक्शन। समझ रहे हो? अगर डिस्टेंस पूछता है तो वहां पे जो डिस्टेंसेस दिए होते हैं उन्हें बहुत ही ध्यान से हमें जो है लाइनिंग बनानी होती है। कहीं ऐसा नहीं कि 4 मीटर और 7 मीटर दिया है तो 7 मीटर को छोटा बना दो, 4 मीटर को बड़ा बना दो। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर डायरेक्शन जब पूछता है तो वहां पे डिस्टेंस का बहुत मतलब नहीं होता है, आप और स्पीड बढ़ा सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। आप जल्दी से डायरेक्शन को टच करते हुए चले जाइए, डिस्टेंस से वहां मतलब नहीं होता है, चाहे कम करिए चाहे ज्यादा करिए। क्लियर है ना? चलिए, सो अमित गोज 15 किलोमीटर इन द ईस्ट। अमित गोज, अगर अमित को कहीं भी आप सिचुएट कर दीजिए, अगर यहाँ पे अमित है, सो अमित गोज 15 किलोमीटर इन द ईस्ट, सो ईस्ट शुड बी द दिस डायरेक्शन। नाउ यहाँ पे आप 15 समझ लेंगे। आगे कह रहा है देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब बेटा लेफ्ट और राइट का बहुत दिक्कत होता है, इसको बहुत ही क्लियरली आप समझिएगा। इसको सबसे बेस्ट तरीका समझने का यही है कि अगर जिस भी डायरेक्शन में आपको टर्न करने की बात कहे तो अपने आप को वहां पे अज्यूम कर लो। याद करोगे तो भूल जाओगे, कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप ये सोचोगे कि ईस्ट में अगर हम ऊपर लेफ्ट ले लें, नीचे राइट ले लें, साउथ में इसका उल्टा, तो ये तमाम कई बार आपसे जो है कंफ्यूजन हो सकता है। या हो सकता है कि आपके पास लास्ट में वहां पे बहुत ही कम सेकंड, 30 सेकंड या 20 सेकंड बचे हो और ऐसे क्वेश्चन आ जाएं। सो आप समझो इस बात को, आप खुद ही वहां पे अज्यूम करो कि अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना होता तो मेरा लेफ्ट कहां होता? ऊपर होता। क्लियर है बात? देन आप कहोगे कि अगर कह रहा है कि देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, सो आप यहाँ पे ऊपर जाइए 5 किलोमीटर, बिकॉज इसको लेफ्ट में जाना है।
एंड अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, अब इसके बाद फिर लेफ्ट जा रहा है। अगर आप ऊपर जाओगे तो लेफ्ट किधर जाओगे, वेस्ट डायरेक्शन में। सो अब 15 किलोमीटर आना है, तो आप नो डाउट कहोगे बहुत इजी क्वेश्चन है, बिकॉज यहां से लेके यहां तक 15 है, तो ये पैरेलल लाइन आएगी कि नहीं आएगी, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, एक्चुअली दिस शुड बी द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, राइट। सो योर डिस्टेंस शुड बी इनिशियल एंड फ्रॉम फाइनल, सो योर आंसर शुड बी 5 किलोमीटर, राइट। क्या कह रहे हो, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, वही तो कह रहा हूं कि 5 किलोमीटर। यहां से देखो, एक मिनट खड़े हो जाओ, एक लोग खड़े हो जाओ, बोलो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अच्छा बैठ जाओ, समझ गया मैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं समझ गया, तभी मैं कह रहा इतना हल्ला कहां से हो रहा है भाई। ठीक है, शांत हो जाओ। अब देखो बेटा, रीजनिंग में सुनो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। एवरीबडी विल बी साइलेंट इफ यू वांट टू द एग्जैक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड। अगर आप एग्जैक्टली एग्जाम में बेस्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज बी साइलेंट, ओके। अब ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, ये फिजिक्स नहीं है, समझ में आई बात। यहाँ पे पूरी लाइफ रीजनिंग पढ़ते रह जाओगे, लेकिन डायरेक्शन डिस्टेंस में कभी आपसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। हाँ, और अगर इस चक्कर में देखो, कभी कभी आप जो एग्जाम देने जा रहे हो ना, एसएसबी का एग्जाम, आप कभी OIR टेस्ट, आप जब एनडीए क्वालिफाई करोगे, सीडीएस क्वालिफाई करोगे, जब जाओगे स्क्रीनिंग टेस्ट में ना, तो वहाँ पे आपका IQ लेवल ही चेक किया जाता है, शायद यहाँ भी यही होगा। समझ में आई बात। सो IQ लेवल आपका ये सिर्फ देखना होता है कि आप चीजों को कहीं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं सोच रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना सीखोगे तो एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, समझ रहे हो। आपने पूरी रीजनिंग पढ़ी होगी अगर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो क्या कभी किसी टीचर ने आपको पढ़ाया था क्या कि जो है यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी घुस जाता है। बोलिए, कोई बच्चा है ऐसा, तब अपने मन से काहे दिमाग लगा रहे हो। समझ में आई बात। तो हाँ देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं तो वहां पे हम जो है डिफीट खा जाते हैं। समझ में आ गई बात। चलो ध्यान से देखो, तो योर आंसर क्या, आपका आंसर क्या होगा, 5 किलोमीटर बेटा। यहाँ पे डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब आज से ये दिमाग से डिलीट कर दो कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट भी होता है। क्लियर है ना। हाँ, हालांकि ज्यादा बच्चों के अंदर कंफ्यूजन नहीं था, कुछ ही लोगों के अंदर कंफ्यूजन था, और मैं जानता हूं वे बच्चे ऐसे हैं कि उनका IQ लेवल ठीक है, वो ब्रिलियंट हैं। हालांकि ब्रिलियंट यहाँ पे सभी बैठे हैं, लेकिन कभी कभी हम जब बहुत ज्यादा सोच लेते हैं तो गलतियां हो जाती है। आई हैव ऑल्सो अचीव्ड 196 आउट ऑफ 200 इन मैथमेटिक्स, बट जो 4 नंबर्स नहीं आए हैं ना बेटा, वो ज्यादा सोचने की वजह से नहीं आए थे। समझ में आई बात। तो इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा उतना ही सोचो जितना डिफेंस को जरूरत है आपकी। क्लियर है। SSC सीजीएल मेंस, ठीक है जी हाँ, ओके, इन 2014। चलो बच्चों आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट इज समथिंग कंफ्यूजिंग, राइट। आपको एग्जाम में यहाँ से कंफ्यूजन हो सकते हैं कुछ बच्चों को। तो चलिए ध्यान से देखिए, अ मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको पहले ईस्ट डायरेक्शन में आप मूव करा दीजिए। यहां तक क्लियर है सबको। अगेन ही टर्न्स 45 डिग्री एट लेफ्ट। अब देखना यहां से, समझो इस बात को। अगर यहां से मैं ये डायरेक्शन बना दूं, यानी कि आपका नॉर्थ, और ये आपका ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है कोई, अगर इसको यहां से टर्न करना होगा लेफ्ट, तो नो डाउट ऊपर की तरफ जाएगा वो। अब ऊपर की तरफ जाएगा, अगर यहां तक आ गया तो आप कहोगे 90 डिग्री मूव किया है। बोलिए, तो 90 डिग्री मूव नहीं करना है, यही बीच में रहना है इसको, बिकॉज 45 डिग्री लेफ्ट मूव करना है। क्लियर है। देन आप कहोगे कि अब उसका डायरेक्शन ये हो गया। बोलो यस और नो। अब देखना, he turns 45 degree at left and again turns 90 degree in right। So बेटा अब ये यहाँ से अगेन राइट आएगा, यानी कि अब अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में गया है उससे क्या अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज राइट आपका इधर होगा ना। तो 45 डिग्री यहाँ पर आएगा, 45 डिग्री और आएगा, तो आप सीधे सीधे कहोगे कि ये डायरेक्शन होना चाहिए। बोलिए क्लियर है। और ये आपका साउथ डायरेक्शन होगा, और ये आपका ईस्ट डायरेक्शन होगा। नाउ योर आंसर शुड बी साउथ ईस्ट। इज इट ओके एवरीबॉडी? वेरी गुड। सो योर आंसर शुड बी साउथ ईस्ट, दैट इज लास्ट ऑप्शन। क्लियर है। कितने लोगों ने सही किया था? शाबाश।
कुछ बच्चे थे जो जिनका आंसर नहीं आ पाया है। सो जिनका आंसर नहीं आया है उन्होंने कुछ सीखा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो क्या कह रहा है। माया इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। माया इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। एक्चुअली दिस विल बी द साउथ डायरेक्शन। सो नाउ माया यहाँ पे आ रही है। अब कह रहे हैं कि विच स्टेप शुड शी फॉलो फॉर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। देखो बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको भी बता रहा हूं आपको, मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, 2 या 3 सेकंड रेयरली। अगर माया यहाँ पे आ रही है, माया को जाना है किधर, नॉर्थ डायरेक्शन में। लास्ट में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ना, अब कुछ स्टेप उसको फॉलो करेंगे जैसा कि ऑप्शन में दिखाया गया है। लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, फिर लेफ्ट राइट, जो भी आपका होगा अब ये आपको आंसर करना है। लेकिन कोई एक ऑप्शन सही होगा, 4 के चारों नहीं सही होंगे, कोई एक सही होगा। अब मैं आपको बता दूं, डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में अगर एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल कर दोगे बेटा तो डायरेक्शन आपका सेम रहेगा। जैसे आप समझो, अगर मान लीजिए ये ईस्ट जा रहा है, अगर मैं एक बार राइट और एक बार लेफ्ट कर दूं ना तो डायरेक्शन फिर से वही हो जाएगा जो पहले हुआ करता था। क्लियर है बच्चों? सो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, नाउ हियर इज 3 टाइम्स राइट डायरेक्शन एंड 1 टाइम इज लेफ्ट डायरेक्शन। सो लेफ्ट कैंसिल, लेफ्ट एंड राइट बोथ आर द कैंसिल। सो बेटा बचेगा क्या रिमेनिंग, जल्दी से बता दो। 2 राइट्स बचेगा ना। जब 2 बार राइट बचेगा, सो यहां से आप अगर राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो एक बार राइट यहां आएंगे, एक बार राइट यहां आएंगे। जल्दी से बता दो डायरेक्शन क्या आया। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी ए, राइट। क्लियर है? कोई दिमाग लगा इसमें? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 45, पहले ये बताइए कि 43 रुक जाइए, हाँ 44 समझ रहा हूँ, सीला वाला है क्वेश्चन, इसीलिए बेटा ज्यादा बेचैनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 कितने लोगों का सही आंसर गया था? ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सीखने की जरूरत है और अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है, सो इस टाइम का यूज आपको वहीं पे करना है जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर है। अपनी कमियों को आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, बेटा ये अगले टेस्ट में गलती ना होने पाए इस बात का ध्यान देना। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया था या जिनका रॉन्ग, हाँ बोलिए। 43 दोबारा देखो। 43 में कह रहे हैं कि बेटा माया कहाँ ट्रेवलिंग कर रही है, कौन से डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। दिख रहा है ना आप जहां बैठे हो? बोलिए, दिख रहा है ना? अब देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई व्यक्ति अगर मूव कर रहा है और एक बार अगर मैं लेफ्ट और एक बार राइट अगर उसको मूव करा दूंगा तो उसको डायरेक्शन फिर से वही हो जाएगा जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव कर रहा था। समझ में आ रही बात? यानी अगर हम डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का कोई बहुत मतलब नहीं होता। अगर कोई भी आदमी एक बार लेफ्ट गया एक बार राइट गया तो उसका डायरेक्शन फिर से वही प्रीवियस हो जाएगा जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था। क्लियर है बात? अब इसको जाना है नॉर्थ। कुछ स्टेप इसको फॉलो करेंगे राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग, जिसके तहत ये जो है इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। तो अब ऑप्शन देखो आपका राइट लेफ्ट करके दिया है ना, तो पहले अगर ऑप्शन को आप उठाओगे बिना ऑप्शन को लिए तो आप सॉल्व कर भी नहीं पाओगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि आप अपने मन से अगर इसको घुमा करके नॉर्थ पहुंचा भी देते हो तो वो डायरेक्शन आपके ऑप्शन में होना भी तो चाहिए। तो बेटा पहला जब ऑप्शन उठाओगे ना तो देखो यहाँ पे 3 टाइम्स राइट दिया है और एक बार लेफ्ट दिया है, तो एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल होगा कैंसिल, तो 2 बार राइट बचा कि नहीं बचा? तो अगर मैं कहूँ कि साउथ डायरेक्शन से 2 बार मैं राइट चलूंगा तो पहली बार जब मैं राइट घूमूंगा तो वेस्ट डायरेक्शन में आऊंगा और जब सेकंड टाइम अगर मैं राइट चलूंगा तो नॉर्थ डायरेक्शन में आऊंगा। यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? सभी लोगों को क्लियर हो गया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 44। सो क्वेश्चन नंबर 44 में आप देखेंगे शीला इज सिस्टर इन लॉ ऑफ रवि। एक्चुअली 44 and 44 बोथ आर बेस्ड अपॉन द ब्लड रिलेशन, राइट? ब्लड रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मान के चलिए कि चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, साथ डिफेंस के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। समझ रहे हैं ना? डिफेंस के हर एग्जाम में, यहाँ की एटलीस्ट एमएनएस के एग्जाम तक भी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। एमएनएस में रेयरली रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी 2 ही क्वेश्चन आए थे, 2 ही क्वेश्चन में एक सीरीज और एक ब्लड रिलेशन का आया था। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलो, ब्लड रिलेशन में कुछ रूल्स होते हैं। अब आप लोगों ने किस तरह से चीज़ों को सीखा है पहले एक बार मैं बता दे रहा हूँ, सब लोग माइंड मेकअप कर लीजिए। जब भी हम मेल की बात करेंगे ना बेटा तो वहाँ पे हम ट्रायंगल्स का साइन यूज़ करेंगे। क्लियर है? जब भी हम फीमेल का यूज करेंगे वहां पे हम सर्कल का साइन यूज करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूंगा ए इज ब्रदर ऑफ बी, सो ब्रदर क्या होता है? मेल होता है। सो ए के पास हम ट्रायंगल लगाएंगे और बी को यहां पे बनाएंगे और यहां इसका मतलब हो जाएगा ए इज ब्रदर ऑफ बी।
हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हम कब जो है रिलेट करते हैं, ये सभी लोगों को क्लियर है? सभी आवाज बहुत धीमी आ रही है। नो सर, वेरी गुड, बस मैं यही सुनना ही चाहता था, ठीक है, बस हो गया। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन हम तब यूज करेंगे जब हमारा सेम जनरेशन रिलेट करना होगा। जब किसी भी सेम जनरेशन के दो पर्सन को अगर हमें एक दूसरे से रिलेट करना होगा, देन वी विल यूज हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? और यहां पे भी दो बातें हैं। अब भाई बहन और पति पत्नी अगर देखा जाए तो दोनों किसमें हैं? सेम जनरेशन में आते हैं। बट अगर जब मैं ब्रदर सिस्टर को यूज करूंगा तो सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड हस्बैंड वाइफ को रिलेट करूंगा तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसकी बहुत जरूरत है आप लोग को अभी आगे चल के, तो अच्छे से सीखिएगा। हाँ, तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं यहां से कहूं कि ये ए और बी का रिलेशन है तो आप कहोगे ए इज द ब्रदर ऑफ बी। लेकिन अगर मैं यहीं पे डबल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर दूं तो आप क्या कहोगे इसमें? ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो बी मेल होगी कि फीमेल? क्लियर है ना? वेरी गुड। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब वर्टिकल लाइन की अगर बात करें हम बच्चों, तो वर्टिकल लाइन का मतलब होता है डिफरेंट जनरेशन। अगर हमें डिफरेंट जनरेशन को जो है रिलेट करना होगा, देन वी विल यूज वर्टिकल लाइन। क्लियर हो गया? आवाज नहीं आ रही भाई आप लोगों को? वेरी गुड। तो ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्लियर हो गया, मेल फीमेल का डिनोशन क्लियर हो गया। बस इतनी बात आपको सीखनी थी, बाकी अब क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में चाहे जितना क्वेश्चन करना हो बस इतने पे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलो, शीला इज सिस्टर इन लॉ ऑफ रवि। तो सिस्टर इन लॉ क्लियर है सबको ना? क्लियर है? हाँ, तो देखो साली पे दिमाग चला गया, भाभी पे नहीं गया दिमाग। गुरु हो तुम लोग। चलो देखो इधर देखो, सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है भाभी भी होती है और साली भी होती है। ठीक है, तो शीला इज, अब ध्यान से सुनो सभी बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनो सभी लोग, बी साइलेंट। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, शीला इज सिस्टर इन लॉ ऑफ रवि। अब सुनो ध्यान से समझो, रवि की अगर भाभी है शीला, तो रवि के भाई की वाइफ होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी ना? तो अगर ये रवि है, ये देखो ये रवि है, सो इसका भाई कोई होगा कि नहीं होगा? इसकी वाइफ को अगर मैं शीला बोलूं तो ये आपकी जो ये होगी जो है रवि की क्या? सिस्टर इन लॉ। क्लियर है? वेरी गुड। ये रवि है, आर भी से मैं डिनोट कर देना हूं। आगे देखिएगा, राम इज ब्रदर ऑफ रवि, सो इट इज वेरी अंडरस्टैंडिंग दैट इट शुड बी द राम। बोलिए, यहां राम होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, एंड राम्स वाइफ इज शीला। सो सब कुछ क्लियर हो गया है। दीपा इज रविज सिस्टर, यानी दीपा को रवि की सिस्टर बनाना है तो दीपा को हम यहाँ पे सर्कल से डिनोट करेंगे। क्लियर है? आगे देखिए, दीपाज मदर इज शांति। दीपा की मदर अगर शांति होगी तो इनमें से इन तीनों की मदर कौन सी होगी? शांति हो जाएगी। तो कहीं भी शांति को लिख दीजिए, आप यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है, सर्कल। आगे कह रहा है कि हाउ इज शीला रिलेटेड टू शांति। अब देखिए, जिन बच्चों को क्लियर है कि कैसे आंसर फाइंड आउट किया जाता है उनका तो ठीक है, लेकिन जिन्हें अगर ये नहीं पता है कि हम किसको किससे रिलेट करके आंसर फाइंड आउट करते हैं, वे ध्यान से सुने। हाउ जिसके साथ लगा होगा उसी को आपको आंसर करना होता है। ध्यान से सुनिएगा, जिसके साथ हाउ लगा होता है, हाउ किसके साथ लगा है? शीला के साथ लगा है, यानी कि शीला और शांति को रिलेट करना है, बट हाउ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगी डॉटर इन लॉ और ये हो जाएगी मदर इन लॉ। सो हाउ वाला आपको आंसर करना है। योर आंसर शुड बी डॉटर इन लॉ। क्लियर है? शाबाश। चलिए चलो आगे चलें। बेटा ऐसे ही तुम्हारे ऊपर भी कभी कोई मुस्कुराएगा, याद रखना। समझ में आई बात? इसलिए अगर कोई पूछ रहा है तो उसको पूछने दो, उसको सीखने का मौका दो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, समझ रहे हो? हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखें। सो क्वेश्चन नंबर 45 ये जो है ना, ये इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है। इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है आपका ब्लड रिलेशन का, और शायद बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही होता है। सो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के लिए। कह रहे हैं कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ अ वुमन सेड दैट। सबसे पहले ध्यान से समझो कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ठीक है। इसमें ना क्वेश्चन को हम दो तरह से शुरू करते हैं। एक तो जो कहने वाला जो ओरेटर होता है, या तो हम वहां से शुरुआत कर दें, और या तो जो इंट्रोडक्शन जिसके बारे में बोला जाता है, या तो हम वहां से स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन में हमें ये चीज पकड़ना होगा
कि कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड किसके लिए आया है, बोलने वाले के लिए या फिर जिसके बारे में बताया जा रहा है उसके लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए कहा जा रहा है हिज ब्रदर। अब ये बताओ हिज किसके लिए आया है, मुझे जरा बताओ हिज किसके लिए आया है? हिज आया है फोटोग्राफ में जो आदमी है उसके लिए। बोलिए। अब या तो आप यहां से शुरू कर दो और या तो फिर आगे देखोगे लिखा है हिज ब्रदर्स फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडपा। अब माई किसके लिए आया है? वुमेन के लिए आया है ना। तो या तो आप माई से स्टार्ट करो या तो हिज से। क्लियर है बात? यही आपके पास दो तरीके हैं, जहां से भी स्टार्ट करना है बहुत ही कॉशियसली आपको स्टार्ट करना है, बहुत ही केयरफुली करना है, नहीं तो बहुत जल्दी गलतियां भी होती है इस क्वेश्चन में। तो चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका है ये रीजनिंग का। सो ध्यान से देखो हिज ब्रदर्स फादर, ध्यान देना अगर ये मैन हो जाए, ये मैन हो जाए, ध्यान देना ये मैन हो जाए अगर हिज ब्रदर्स फादर, समझे। अब यहाँ पे जिन बच्चों को, जो कि सभी बच्चे तो इंग्लिश मीडियम के होंगे नहीं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो अगर आपको इस तरह के लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है तो उसको कोशिश ये करिए कि हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करिए। हिज ब्रदर्स फादर, इसका मतलब क्या होगा? उसके भाई का पिता, यानी कि मैन अगर हिज है तो उसके भाई ये हो जाएंगे और उसके पिता ये हो जाएंगे। क्लियर है? हिज ब्रदर्स फादर। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो ब्रदर्स फादर है ये कौन है? इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडपा। माई कौन? वुमन, यानी कि उस महिला के जो ग्रैंडपा हैं उसके इकलौते बेटे हैं, यानी ये आदमी इकलौता बेटा है। तो अगर ये इकलौता बेटा है तो इसका बाप भी तो होगा, ये इसका बाप है। और ये कौन है? ये है उस वुमन का ग्रैंडपा। तो ये अगर ग्रैंडपा है बेटा तो हमें दो जनरेशन नीचे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? इसका मतलब कि जो वुमन होगी वो इसी जनरेशन में होगी। नो डाउट कि मैन और वुमन क्या होगा? सिस्टर, ब्रदर सिस्टर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ इज वुमन रिलेटेड टू दैट मैन। इसका मतलब हाउ किसके साथ आया है? हाउ किसके साथ आया है? वुमन के साथ। सो हाउ इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? सभी को पूरे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गए? बोलो बेटा। बोल। हाँ, आपने 1800 नहीं, अभी इसी पे डिस्कस किए थे। बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? चेतन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका बेटा, ध्यान से सुनो। ये बात मैंने पहले ही शुरू में सबसे पहले डिस्कस कर दिया था। ये रीजनिंग है और जो आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट होता है फिजिक्स में, समझ रहे हो। और मैंने बताया था कि रीजनिंग में अगर आपको अच्छा करना है तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना सीखो। अगर एक्स्ट्रा सोचोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ? नहीं, फिर से आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, मेरी बात समझो। कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यही पूछ रहा है ना। अब अगर आप डिस्टेंस यहाँ से देखो, ये कहानी बनी थी, देखो ये कहानी बनी थी ना, ये 5 था। फाइनल नहीं दिया है तो कहाँ का निकालोगे भाई? यहाँ से इनिशियल पॉइंट से शुरू कह रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? अगर यहाँ से कह रहा है और आदमी यहाँ पे पहुंचा है तो कहाँ से कहाँ तक निकालोगे? यहाँ से यहाँ तक निकालोगे कि यहाँ से यहाँ तक, कि कहाँ तक निकालोगे? आप कह रहे हो पूरा राउंडिंग चल के चलेंगे, तो बेटा ये रीजनिंग में नहीं होता। ये बात समझो, मेरी बात समझ रहे हो ना? ये आप दिमाग में बैठा लो। डिस्प्लेसमेंट अगर जिस दिन पूछ लेगा, बैठो शांत रहो। तो सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे ना कि अगर पूछ लिया तो क्या होगा। तो ये मैं आपको लिखित दे रहा हूं कि अगर जिस दिन पूछ लेगा डिस्प्लेसमेंट, उस दिन आके मुझसे कहना मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है? समझ में आई बात? क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.